नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन 3 स्टेट की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां करनाल के मधुबन स्थित पुलिस अकादमी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस कर्मियों से संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याओं, सुझावों और कार्य प्रणाली को लेकर के जानकारी ली है। सीएम सैनी ने पुलिस विभाग की भूमिका को अहम बताते हुए बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों से योगदान की सराहना की है और उन्होंने जवानों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि सरकार पुलिस बल को आधुनिक सुविधाएं और बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। परंतु साथियों, उसके अंदर भी हम सब ने उस तकनीक का तभी हमें हर समय समय के ऊपर अपडेट रहने की भी जरूरत है कि नई नई तकनीक आती है। नए नए टेक्निक के माध्यम से लोग क्राइम को जन्म दे देते हैं, परंतु हमें भी उसके लिए चौकन्ना रहने की जरूरत है। और साथियों, हर बार साथियों हम देखते हैं जब वैश्विक महामारी आई, उस वैश्विक महामारी कोरोना के समय के अंदर भी पूरा देश, पूरा विश्व उसकी चपेट में था, लोग घरों में थे, परंतु उसके बावजूद भी हम सब बाहर लोगों की सेवा के अंदर खड़े थे। और साथियों, ये जो नशे के विरुद्ध देश की, ये प्रदेश की लड़ाई है, साथियों ऐसी लड़ाई पर हर बार भारत ने ये सिद्ध किया है कि जन भागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। और साथियों, अब समय आ गया है कि हरियाणा उदय, जिसके तहत आज ये अभियान चल रहा है, हरियाणा उदय के तहत, और इसके अंदर लगातार हमारे पंकज नयन जी इसके अंदर गति से काम कर रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये बड़ा पुण्य का काम भी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके प्रयास से कुछ युवाओं को एक दिशा मिल जाए तो ये बड़ा पुण्य का काम भी है। एक परिवार बचता है, समाज बचता है, राष्ट्र मजबूत होता है, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास करने से। और वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने संवैधानिक पद पर 1 साल पूरा होने के अवसर पर प्रदेश के विकास को लेकर के अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पर्यटन, प्राकृतिक खेती और वेलनेस सेंटर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। राज्यपाल ने प्रदेश में एक समवर्ती टूरिज्म सर्किट विकसित करने की योजना का जिक्र करते हुए कहा है कि इसके लिए रोड मैप तैयार कर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। उन्होंने सोलन में शुरू किए गए स्वरोजगार धाम का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसके जरिए स्थानीय लोगों के उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार और उद्योगों के जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही औषधि पौधों को रोजगार और आय का बेहतर स्रोत बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए, हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कि बहुत से ऐसे पोटेंशियल है यहाँ पर काम करने का, चाहे वो हमारा रिलीजियस टूरिज्म हो, इसके अलावा एडवेंचरस टूरिज्म हो, इसके अलावा इको टूरिज्म हो। इन तीनों में अगर हम देखें तो इसमें जैसे जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का दरबार है, वहां से जब लोग आते हैं तो पठानकोट उनका सेंटर पड़ता है। पठानकोट से अगर हम उसके साथ में कांगड़ा जिला जुड़ता है, तो कांगड़ा जिला में हमारे यहाँ पर देखा चामुंडा देवी जी हैं, हमारे बगलामुखी हैं, इसी तरह से वहाँ पर ज्वाला जी हैं, और भी वहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं। उसके साथ जिले में देखा जाए तो बैजनाथ का मंदिर है। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक अच्छा टूरिज्म सर्किट यहाँ पर बन सकता है, और इसके बारे में सरकार भी कोशिश करती है कि ये जो सरकारों की अपनी इनकम भी बढ़े, वहाँ के स्थानीय लोगों की भी इनकम बढ़े, तो इस पर भी काम किया जाना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में जब भी मैं माननीय प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो इसका एक मैप तैयार करके हम उनको देंगे, तो मुझे लगता है कि सरकार जरूर इस पर विचार करेगी। और वहीं पंजाब में इन दिनों आयोजित हो रही भजन संध्याओं में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। इसी कड़ी में पठानकोट में आयोजित एक शाम भगवान शिव के नाम भजन संध्या में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल हुए। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। इस मौके पर प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपने अलौकिक शिव भजनों की प्रस्तुति से
बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण किया और पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजनों पर श्रद्धालु शिव भक्ति में मंत्रमुग्ध नजर आए और पूरा पंडाल हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं को एक दिव्य और अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से जुड़े घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को समाप्त कराने के लिए उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया है और उन्होंने कहा है कि आंदोलन कर रहे युवा बेहतर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक पर रोक और मजबूत परीक्षा प्रणाली जैसी मांगे उठा रहे हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इन मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान देने की अपील करते हुए कहा है कि आंदोलन को कमजोर करने या बदनाम करने के बजाय युवाओं की मांगों पर समाधान किया जाना चाहिए। कि सोनम वांगचुक जी को बहुत ही गलत तरीके से उठा लिया गया, उनका अनशन तोड़ने की कोशिश की गई है। सादे कपड़ों में पुलिस भेज के चारों तरफ से चादर से ढक के उनके साथियों के साथ बदसलूकी बदतमीजी करके धक्के मुक्के मार के उन्हें उठा के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। गांधी जी ने कितने लंबे लंबे फास्ट किए थे, ऐसे तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। क्या इसी के लिए हमने आजादी ली थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी सरकार हम लोगों के साथ इस तरह से बदसलूकी करेगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये बच्चे क्या मांग रहे हैं, ये हमारे देश के बच्चे हैं, इनके साथ इस तरह की बदसलूकी करना सही नहीं है। ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये बच्चे यही तो मांग रहे हैं कि अच्छी परीक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर ध्यान देने की बजाय सरकार का पूरा फोकस इस चीज पे है कि इनके आंदोलन को कैसे फेल किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे डिस्क्रेडिट किया जाए, इनके आंदोलन को कैसे अपमानित किया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर के श्री नैना देवी नगर परिषद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक शर्मा और उपाध्यक्ष नीना शर्मा ने अपने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित समारोह में एसडीएम धर्मपाल ने दोनों जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई है। इस मौके पर नगर परिषद के सभी पार्षद, कार्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद स्थानीय लोगों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया है। अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा है कि जनता ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, उन पर खरा उतरने और सभी उनकी वादों को पूरा करने के लिए सभी पार्षदों के साथ मिलकर के शहर के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे, विकास के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। आज माता नैना देवी जी की कृपा से और सभी नगर वासियों के सहयोग से मैंने नगर परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है और मेरे सहयोगी श्रीमती नीना शर्मा जी ने उपाध्यक्ष के पद के लिए शपथ ली। इस अवसर पर हमारे साथ सभी हमारे पार्षद उपस्थित रहे, हमारे नगर से भी बहुत से लोग हमें आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, स्पेशली हमारे पार्षदों का, जिनकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और हम उनकी आशाओं पे अच्छा उतरेंगे। कोशिश रहेगी कि हम अपने शहर में अच्छा विकास करें। और वहीं बिलासपुर की श्री नैना देवी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक रणधीर शर्मा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। श्री नैना देवी के मातृ सदन यात्री निवास में आयोजित समारोह में अनुराग ठाकुर पंचायती राज संस्थाओं और नगर परिषद के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा है कि सांसद अनुराग ठाकुर के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और उनके हाथों चुने गए जनप्रतिनिधियों का सम्मान कराया जाएगा। आज माता नैना देवी जी के दरबार में हमारे लोकप्रिय सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी यहाँ पधारे हैं। उनके साथ हमारे 3 बार के विधायक श्री रणधीर शर्मा जी भी यहाँ आए हैं। आज माता रानी की कृपा से हमें भी नगर परिषद में अध्यक्ष की ओथ और उपाध्यक्ष को भी ओथ मिली है। आज से हम विधिवत रूप से अपना ऑफिस शुरू कर रहे हैं और साथ ही सांसद जी और विधायक जी ने यहाँ पे जितने भी पूरे विधानसभा में जनप्रतिनिधि जीते हैं, चाहे वो बीडीसी हो, जिला परिषद हो, चाहे वो पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, पार्षद एवं नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद, सभी को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा है।
और वहीं राजपुरा में पंजाब ट्रेड कमीशन की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता एसडीएम बविंदर सिंह ने की है। बैठक में पंजाब ट्रेड कमीशन के वाइस चेयरमैन गुरप्रीत सिंह धमोली सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और ट्रेड कमीशन के सदस्य मौजूद रहे हैं। बैठक के दौरान व्यापारियों की शिकायतों की समीक्षा की गई है, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि इस सप्ताह 70 शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जबकि बाकी मामलों पर कार्रवाई लगातार जारी है। गुरप्रीत सिंह धमोली ने कहा है कि पंजाब सरकार व्यापारियों की जायज मांगों के समाधान के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और वहीं एसडीएम वरिंदर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि व्यापारियों की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा सुनिश्चित किया जाए। ਸਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧਮੋਲੀ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਫਰਾਈਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੋਲਵ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਟਲੀਸਟ 70 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के भैंसी माजरा गांव में खेत में बने 15 फीट गहरे ओपन टैंक में डूबने से 35 वर्षीय युवक नवीन कुमार की मौत हो गई है। नवीन अपने खेत पर आया था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई। पड़ोसी ने टैंक के पास से उसकी बाइक, कपड़े और चप्पल देखे तो अनहोनी की आशंका हुई और परिवार व पुलिस वालों को सूचित किया गया। मौके पर पहुंचे गोताखोर ने काफी मशक्कत के बाद टैंक से शव को बाहर निकाला। मृतक गांव के पूर्व सरपंच राजकुमार उर्फ राजू का भतीजा था और खेतीबाड़ी का काम करता था। पुलिस की शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि वह नहाने के लिए टैंक में उतरा था और गहरे पानी में फंसने की वजह से उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिल्कुल सर, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह सालों तो इंसानियत की फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है। बिना सरकार बिना प्रशासन की मदद तो देश विदेश बैठे साडे भरावां दे सहयोग दे नाल फिलहाल भैंसी बाजरा तो एक कॉल आई सी कि उन्हों का एक व्यक्ति 35 साल का जिहदे 2 बच्चे दसे जा रहे हैं सुबह 8 बजे तो घर तो गायब है। परिवार इत्थे पहुंचा, उसकी बाइक मिली और एक पानी का कुंड मिलिया जिथे शक सी भी किते नहाण लगा या किसी हादसे का शिकार ना हो गया हो। तुरंत टीम ना पहुंची और मैं 7-8 मिनट के सर्च दौरान वो जो बाई है भैंसी बाजरे वाला उसकी बॉडी बरामद कर ली है। मौके पर डायल 112 भेवा पुलिस और परिवार के सारे लोग मौजूद ने। फिलहाल जो बॉडी कड्डी उन्होंने कुरुक्षेत्र LNJP हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। और वहीं पलवल में शिक्षा विभाग हरियाणा और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में 20 जुलाई से 5 अगस्त तक खंड एवं जिला स्तरीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों में सरकारी और निजी स्कूलों के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग लेंगे। एथलीट, कबड्डी, फुटबॉल, कुश्ती, योग, बैंडबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, बॉक्सिंग, शूटिंग और तैराकी सहित कुल 33 खेलों की प्रतियोगिताएं विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में खेल भावना विकसित करना और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। खिलाड़ियों ने भी ऐसे आयोजनों को प्रतिभा निखारने का बेहतर अवसर बताया है। हमारी 20 तारीख से खंड स्तरीय प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें हमारे 4 खंड हैं, पलवल, हथीन, होडल और हसनपुर। इनमें हमारी 20 तारीख से प्रतियोगिताएं प्रारंभ होने जा रही हैं, जिसमें हमारे जो खंड स्तर पर प्रतियोगिताएं कराई जाएंगी उसमें हमारे एथलेटिक्स हैं, कबड्डी हैं, खो खो हैं, वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, एथलेटिक्स है और कुश्ती है। ये प्रतियोगिताएं हमारी जो 8 प्रतियोगिताएं हैं ये खंड स्तर पर कराई जाएंगी। बाकी हमारी टोटल 33 प्रतियोगिताएं हैं और उसमें 3 ग्रुप हैं, अंडर 14, 17 और 19 बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो जिसमें हमारे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। ये हमारी प्रतियोगिताएं 20 तारीख से और 5 तारीख तक चलेंगी।
मैं एक छात्र हूँ और मैं एक जूडो प्लेयर हूँ। मैं गेम खेलता हूँ। गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देती है और गाँव गेम में आगे बढ़ावा कराती है, जिससे हम अपने गेम को आगे अपने गांव का और शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। इसी बिल्कुल मैंने पहले भी खेला, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ गेम से और हमें स्कॉलरशिप भी मिली है और इस गेम में बहुत फ़ायदा आगे नहीं तो और अच्छे गेम चलते रहेंगे हमारे। और हमारी गवर्नमेंट भी इतनी अच्छी है जो स्कॉलरशिप वगैरह प्राप्त कराती है बच्चों को और आगे बढ़ावा भी देती है हमारी हरियाणा सरकार। खिलाड़ी से मैं प्रकट करना चाहता हूँ कि जैसे मैं गेम खेलता हूँ अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, कृपया करके आप भी खेलिए और अपना नाम भी रोशन करिए, अपने माता पिता का भी नाम रोशन करिए और अपनी गांव लेकी हसनपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरे गांव आता है। मैं पीएम श्री स्कूल में पढ़ने के लिए आता हूँ। हमारे स्कूल में गेम के लिए जो इवेंट होने के लिए जा रहा है, इसमें हम पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं स्कूल गेम से लिए। इससे हमें आगे स्टेट के लिए जाने के लिए मौका मिलेगा। जो भी भाई गेम की तैयारी करता हो खेल के लिए पार्टिसिपेट करे। और वहीं प्रदेश भर में आज भारी बारिश, आंधी तूफान, चट्टानें गिरने और पेड़ उखड़ने का खतरा जताया गया है। मौसम विभाग विज्ञान ने शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जुलाई तक प्रदेश में मौसम खराब बना रह सकता है और कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मैदानी क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड और जलभराव की स्थिति भी बन सकती है। प्रशासन ने बांधों से पानी छोड़े जाने की संभावना के बीच लोगों से नदी, नालों और खड्डों से दूर रहने की सलाह दी है और अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी है। इसके अलावा आपातकाल स्थिति में 1070 या स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद में अवैध निर्माणों के खिलाफ जिला नगर योजनाकार यानी कि डीटीपी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। बुधवार को डीटीपी की टीम ने नेशनल हाईवे 19 के पास सिकरी और प्याला गांव में अवैध रूप से विकसित की जा रही 2 व्यवसायिक कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 30 एकड़ और 8 एकड़ क्षेत्र में विकसित हो रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। डीटीपी इन्फोर्समेंट के अधिकारियों का कहना है कि इस निर्माणों को लेकर के पहले से भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन नियमों का पालन नहीं किया गया। विभाग ने साफ तौर पे कहा है कि जिलों में अवैध निर्माण और बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। यदि ध्वस्त की कई जगहों पर दोबारा निर्माण किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा। देखिए 2 रेवेन्यू एस्टेट हैं 2 गांव की, एक तो सीकरी और एक प्याला। यहाँ पे 2 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, एक 8 एकड़ की, एक 30 एकड़ की। नोटिसेस जो भी देने होते हैं एक्ट के हिसाब से वो ऑलरेडी दे दिए गए थे। इनमें से एक कॉलोनी पे लगभग 10 महीने पहले भी एक डेमोलिशन करी गई थी। इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली वहाँ ज़्यादा अनऑथराइज्ड, उनको तोड़ा गया था, बट हमारे संज्ञान में आया कि दोबारा से उन इंडस्ट्रीज को रिपेयर करके, बिल्डिंग्स को रिपेयर करके दोबारा ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो हमारे संज्ञान में आने के बाद आज हमने फिर से एक डेमोलिशन ड्राइव वहाँ पे एग्जीक्यूट करी है और लगभग 20 प्लॉटिंग हो रही थी। 20 इंडस्ट्रीज के लिए डीपीसीज बाउंड्री वॉल्स वगैरह थी, उसको हमने डिमोलिश किया है। 2 इंडस्ट्रीज के जो शेड्स हैं उसको हमने डिमोलिश किया है। 4 to 5 आई थिंक शॉप्स रही होंगी वहाँ पे, उसको हमने आज डिमोलिश किया है। और वहीं यमुनानगर के दामला इलाके में एक डंपर में अचानक भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि डंपर बिजली की तारों के संपर्क में आ गया, जिसके बाद आग भड़क उठी है। आग लगते ही चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए डंपर से कूद करके अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पंजाब के लुधियाना में स्कूल बस की चपेट में आने से 3 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। आरोपी बस चालक और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। हादसे के बाद प्रशासन ने स्कूल की सभी बसों की फिटनेस जांच कराने का निर्देश दिया है और घटना उस समय हुई जब मासूम अपनी मां के साथ बड़ी बहन को स्कूल बस में बैठाने आया था और बस के आगे आ जाने से चालक उसे देख नहीं सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
और वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। रामपुर उपमंडल के गरटोला के पास हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC में बस अनियंत्रित होकर के गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त बस में करीब 22 यात्री सवार थे। दुर्घटना में बस के परिचालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालात अभी गंभीर बताई जा रही है। सभी का इलाज रामपुर के खनेरी अस्पताल में जारी है। हादसे के बाद प्रशासन और राहत दल मौके पर मौजूद है और राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए स्थानीय मृतक के परिवार को 20,000 रुपए की फौरी राहत घोषणा की है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।